क्या नहीं दिया था? ठीक है, चलो आ जाओ। तो शुरुआत एक क्वेश्चन से करते हैं। पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट क्या बना था कि चाहे कितने जनरेशन चले जाएं, हाइब्रिड दो होगा और बाकी जैसा मीडियम। यही था। चलो देखते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा कि आफ्टर फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं। आफ्टर फोर्थ जनरेशन what will be the probability of, क्वेश्चन लिखो फटाफट फिर बात करते हैं। what will be the probability of heavy DNA, hybrid DNA and light DNA, heavy DNA, hybrid DNA and light DNA? if heavy DNA, hybrid DNA और light DNA, ओ भाई मित्र मंडली वो बंद कर ले, अभी पढ़ ले। हैवी डीएनए, हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए की प्रोबेबिलिटी बतानी है फोर्थ जनरेशन के बाद। अगर पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, जो पिछली क्लास में लिया था वही क्वेश्चन लेते हैं। क्या था पिछली क्लास में? हमने क्या किया था? ई कोलाई विथ हैवी डीएनए को रख दिया था N14 मीडियम में। यही किया था। N15 वाले ई कोलाई को कहां रख दिया था? N14 मीडियम में। तो क्या रिजल्ट आया था? हाइब्रिड आए थे 2, क्योंकि N15 नाम के स्ट्रैंड तो 2 हैं। तो N14 15 बोले तो हाइब्रिड तो 2 ही बनेंगे, बाकी सब जैसा मीडियम। इसका मतलब इसमें क्या आंसर आएगा? 2 हाइब्रिड डीएनए आएंगे, हाइब्रिड डीएनए आएंगे 2 आउट ऑफ 16, और मीडियम N14 है तो लाइट डीएनए कितना हुआ? 14 आउट ऑफ 16, और हैवी होगा 0। सही है। अब इसका उल्टा कर दो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का उल्टा कर दो। ई कोलाई विथ लाइट डीएनए रख दो इन N15 मीडियम। अब ई कोलाई कैसा रखा है हमने? N14 वाला, मीडियम N15 दे दिया। तो N14 नाम की स्ट्रैंड सिर्फ 2 है, उन पर नया जो लगेगा वो N15। तो N14 15 कितने होंगे? 2, बाकी जैसा मीडियम। इसका मतलब हाइब्रिड आएंगे 2 आउट ऑफ 16, है ना? 4 जनरेशन में तो 16 ही बनते हैं। पहले में 1 से 2, दूसरे में 2 से 4, तीसरे में 4 से 8, चौथे में 8 में से 16। तो हाइब्रिड कितने अभी भी आ रहे हैं? 2/16। और हैवी कितना आ रहा है? मीडियम हैवी लिया था ना, तो हैवी कितना है? 14 आउट ऑफ 16। और लाइट डीएनए बोले तो 0 आएगा। यहाँ हैवी डीएनए 0 था, यहाँ लाइट डीएनए 0 है। भेजे में गई बात? क्या बोला मैंने भाई? ऐसे क्वेश्चन में हाइब्रिड 2 आएगा, हाइब्रिड 2 आएगा, बाकी जैसा मीडियम। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसे खत्म कर ले, इसके बाद अलग चीज करते हैं। प्रोकैरियोट में तो हमने पिछले क्लास में प्रूव कर लिया था डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। अब यूकैरियोट का रह रहा है, देखते हैं, इसको खत्म करो आगे। ओ बातों में ना रहो भाई,
नहीं इधर डीएनए गड़बड़ कर जाएगा, है ना। हाँ ध्यान दो, अभी डीएनए अपना हो या ना हो, टॉपिक अपना ही है, सिलेक्शन इसी से होगा, तो पढ़ना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे दूं, अपने मन से करना, इसी का एक, ई कोलाई विथ हाइब्रिड डीएनए प्लेस्ड इन N14 मीडियम, ठीक है। एक ये आप अपनी तरफ से करिएगा, ई कोलाई विथ, इसमें थोड़ा सा सोचिएगा, आंसर फटाफट आ जाएगा। ई कोलाई विथ हाइब्रिड डीएनए प्लेस्ड इन N14 मीडियम, मतलब शुरुआत कहां से कर रहे हो इस बार आप, N14 N15 से, और मीडियम कौन सा दे रहे हो, N14। हाँ अभी कुछ ना बोल, कुछ नहीं बोलना है, लिखो क्वेश्चन आंसर, अगली क्लास में बताना, क्योंकि अभी बता दोगे तो फिर सबको पता चल जाएगा ना, कुछ को सोचने भी दो। हाँ हाँ बिल्कुल। ए हंसते हुए प्राणी, देख संभाल अपने आप को, नहीं बाद में रावण की नौटंकी करने को ही मिलेगा, और कोई काम नहीं मिलेगा, ठीक है। पढ़ ले अच्छे से। मुद्दा थोड़ा अलग है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। अच्छा ठीक है, चलिए आ जाइए, देखते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये प्रोकैरियोट में तो प्रूव हो गया था। किसने प्रूव किया था, मेसेल्सन और स्टॉल ने, ई कोलाई में। अब बारी आई यूकैरियोट में, तो 1958 में किया था मेसेल्सन और स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट, इन्होंने भी 1958 में किया, इन्होंने प्रूव किया। देखो यूकैरियोट में ना डीएनए किस फॉर्म में होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में। यूकैरियोट में डीएनए किस फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में। मतलब इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन या क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, क्योंकि यूकैरियोट में डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में है। इसीलिए मैंने ऊपर लाइन लिखी है, प्रूव्ड सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एट क्रोमोसोमल लेवल। मतलब क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन बोलो, या डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, ये प्रूव किया इन्होंने। किसमें, एक यूकैरियोट में, एक प्लांट में, और उस प्लांट का नाम है वीसिया फाबा या फाबा बीन। सेम फली सुना है, सेम फली ना थोड़ा सा ब्रॉड होती है, सेम फली जो है थोड़ा ब्रॉड सी होती है, और ये जो वीसिया फाबा है ना, ये बिल्कुल नैरो सा ऐसे करके ऐसे होता है। बीन है, बीन, ये इसी को खा लेता है अगर किसी को बीमारी है फेबिज्म की। फेबिज्म बीमारी ना पढ़ी, पढ़ाया गया है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव बीमारी,
बाकी सब बैच वाले तो बोल रहे हैं पढ़ाया गया है ना, जबरदस्ती। अगर किसी को बीमारी है फेविज्म वाली, अगर इसको खा ले तो डेथ हो जाती है, आरबीसी रप्चर हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि फाबा बीन की सब्जी बनती है, ये बीन है बस, हो गया। बीन है मतलब प्लांट है, प्लांट है मतलब यूकैरियोट है। और पता है इन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज करके। और जब कभी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो टेक्निक को क्या बोलते हैं? रेडियो ट्रेसर टेक्निक या ऑटो रेडियोग्राफी। पता है इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसका यूज किया था? हाइड्रोजन का। नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन होता है 1H1, इन्होंने यूज किया था 1H3, ट्राइटियम। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव। तो क्योंकि इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया, इसलिए टेक्निक का नाम क्या बोला मैंने? रेडियो ट्रेसर टेक्निक या ऑटो रेडियोग्राफी। पता है इन्होंने क्या किया? थाइमीन तैयार किया। ध्यान से, थाइमीन तैयार किया। और थाइमीन के स्ट्रक्चर में जहां जहां एच होता है, थाइमीन के स्ट्रक्चर में जहां जहां एच होता है वहां ये वाला एच लगा दिया। तो थाइमीन क्या हो गया? रेडियो एक्टिव। और जिस थाइमीन में आपने 1H3 लगा दिया है, बोलू से ट्राइटिएटेड थाइमीन। इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि दे यूज्ड ट्राइटिएटेड बोले तो 1H3 थाइमिडिन, ट्राइटिएटेड थाइमिडिन यूज किया। मतलब कैसा था ये? रेडियो एक्टिव। मतलब थाइमीन में ये वाला एच डाल के थाइमीन को क्या कर दिया? रेडियो एक्टिव। और उस थाइमीन को फिर डीएनए में डाल दिया, तो डीएनए कैसा हो गया? ध्यान से सुनिए, इन्होंने यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन या क्रोमोसोम डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव है प्रूव किया। किस पर काम करके? बीसीएफ-फाबा पर। टेक्निक क्या नाम है? रेडियो ट्रेसर टेक्निक, ये ऑटो रेडियोग्राफी। कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया? ट्राइटियम। कैसे किया? थाइमीन में डाल दिया नॉर्मल एच की जगह ये वाला एच, तो थाइमीन कैसा हो गया? ट्राइटिएटेड थाइमिडिन, रेडियो एक्टिव। और इस रेडियो एक्टिव थाइमीन को डीएनए में डाल दिया, तो डीएनए कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव। आओ देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट। तो डीएनए हो चुका था रेडियो एक्टिव। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में जहां जहां थाइमीन था वहां ये वाला थाइमीन लग गया। मान लो डीएनए में यहां पर थाइमीन था, इस स्ट्रैंड में यहां थाइमीन था और यहां थाइमीन था, और इस स्ट्रैंड में थाइमीन यहां था और यहां था। तो जहां जहां थाइमीन था वहां कौन सा थाइमीन लग गया? रेडियो एक्टिव वाला। तो कहने का मतलब डीएनए कैसा है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव थाइमीन है या रेडियो एक्टिव डीएनए मॉलिक्यूल बन चुका। दोनों स्ट्रैंड में रेडियो एक्टिव थाइमीन है, तो डीएनए मॉलिक्यूल कैसा हो चुका है? रेडियो एक्टिव। अब इसका रेप्लिकेशन कराओ नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में, इसका रेप्लिकेशन कराओ नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम। तो रेप्लिकेशन करा रहे हैं इन नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम, नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम। तो देख लो, दोनों स्ट्रैंड पहले तो अलग होंगे, दोनों स्ट्रैंड तो पहले अलग होंगे। इन दोनों को बोलो रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड है ये दोनों लाल रंग के हैं, ये रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड है दोनों, पुराने वाले पेरेंटल स्ट्रैंड। अब जो नया लगेगा वो नॉन रेडियो एक्टिव लगेगा। क्यों? क्यों? मीडियम कैसा है? नॉन रेडियो एक्टिव। तो नया जो स्ट्रैंड लगेगा वो कैसा लगेगा? नॉन रेडियो एक्टिव। तो ये जो काले वाले स्ट्रैंड हैं इनको लिख दे रहा हूं कि ये क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव। अरे तो प्रूव हो तो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। 102 डीएनए बने, दोनों डीएनए में एक एक स्ट्रैंड पुराना वाला रेडियो एक्टिव है और एक एक नया नॉन रेडियो एक्टिव है। तो यहां पर क्या लिखूं? बोथ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर रेडियो एक्टिव, बोथ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर रेडियो एक्टिव। हाँ, वो बात अलग है कि ध्यान से, अरे भाई मैंने माना कि इसका एक स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव है, क्या ये डीएनए रेडिएशन नहीं छोड़ेगा? हाँ छोड़ेगा, भले ही एक ही स्ट्रैंड छोड़े लेकिन रेडिएशन तो छोड़ेगा ना, तो इस डीएनए को रेडियो एक्टिव ही तो बोलूंगा। और इसका भी एक स्ट्रैंड रेडिएशन छोड़ेगा तो इसे भी रेडियो एक्टिव बोलूंगा। सही है। मान लो ये फर्स्ट जनरेशन था, एक डीएनए से बन गए दो डीएनए और दोनों क्या है? रेडियो एक्टिव।
अब थोड़ा आप बताना, सेकंड जनरेशन के बाद मतलब सेकंड जनरेशन में 2 से 4 बन जाएंगे ना, कितने रेडियो एक्टिव होंगे? पक्का? ऑब्वियस है, रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड 2 है। अब नया रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड कहीं से नहीं आएगा, तो 2 से 4 बनने वाले हैं डीएनए, लेकिन रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड 2 है, उन पर जो नया लगेगा नॉन रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव डीएनए मॉलिक्यूल तो 2 होंगे। अरे अब 10 जनरेशन चले जाओ, रेडियो एक्टिव स्ट्रैंड 2 है, तो रेडियो एक्टिव डीएनए तो 2 ही बनेंगे, बाकी सब क्या बनेंगे? नॉन रेडियो एक्टिव। तो सेकंड जनरेशन में 2 से 4 डीएनए हो गए, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए मॉलिक्यूल 2 होंगे, रेडियो एक्टिव डीएनए मॉलिक्यूल्स 4 में से 2 मतलब 50%, और 4 में से 2 होंगे नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब 50% नॉन रेडियो एक्टिव होंगे, नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए मॉलिक्यूल्स 50%। पता है ये मैंने सेकंड जनरेशन तक क्यों लाया? क्योंकि आपके मॉड्यूल में पीछे एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बैक्टीरिया का है। क्वेश्चन ये पूछा उन्होंने कि माना कि एक बैक्टीरिया का डीएनए पूरी तरह से रेडियो एक्टिव कर दिया गया, अब बताओ सेकंड जनरेशन के बाद कितना बैक्टीरिया डीएनए रेडियो एक्टिव होगा और किन में नॉन रेडियो एक्टिव? 50-50 सेकंड जनरेशन के बाद। सेकंड जनरेशन के बाद 1 से 2, 2 से 4 डीएनए बन जाएंगे, 4 में से 2 में रेडियो एक्टिव डीएनए होगा और 2 में नॉन रेडियो एक्टिव। तो उस क्वेश्चन का आंसर आप आ जाए इसलिए बताया। क्लियर है भाई? तो इस तरह यूकैरियोट में प्रूव किया गया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? सेमी कंजर्व। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पर किया था? वीसिया फाबा यूकैरियोट में। ठीक है, कंप्लीट करिए फिर बात करते हैं। अब अलग लेवल पर जाएंगे, डीएनए रेप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन कर लिया हमने। हाँ भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ट्राइटिएटेड थाइमिडिन बोल दे या ट्राइटिएटेड डीऑक्सीथाइमिडिन बोल दे, क्योंकि डीएनए में तो डीऑक्सी एडेनोसिन डीऑक्सीथाइमिन होता है ना, इसलिए। हाँ भाई, कैसे बनाया होगा, सोच क्या किया होगा? रेडियोएक्टिव थाइमिन तैयार कर लिया, अब उस एक कल्चर मीडियम में डाल दे उसको, और नॉर्मल डीएनए को रेप्लिकेट करने दे, तो क्या हो गया? रेडियोएक्टिव। अब वहां से शुरू करो एक्सपेरिमेंट। हाँ, परफेक्ट। वो मैंने सिर्फ दिया ही इसीलिए ताकि लोग भी सोचे कुछ, सब मैं ही बता दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हम्म, तो था पिछली 2-3 क्लासेस में। हाँ, नहीं था? पक्का? सेमी मतलब क्या होता है? आधा। और कंजर्व मतलब कंजर्व किया हुआ। 1 से 2 डीएनए बने, दोनों डीएनए में देख जरा, एक पुराना वाला स्ट्रैंड कंजर्व्ड है या नहीं? 2 में से एक स्ट्रैंड पुराना कंजर्व्ड है, 50% कंजर्व्ड। देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन है पूछे, मुझे डाउट होने लगता है फिर। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, चलिए। मतलब अब आप ये जान लो, अब आपको आज की क्लास और अगली क्लास अपने आप का बहुत ध्यान रखना है, और अपने दिमाग का भी। पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बाद में मैकेनिज्म।
एंजाइम्स में मैं 6 एंजाइम पढ़ाऊंगा, पहले ही 4 एंजाइम तो ऐसे खेलते कूदते हो जाएंगे, बस आखिरी के 2 को संभाल लेना, क्योंकि वो आखिरी की 2 एंजाइम बताते बताते ना मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन का एक रफ आइडिया दे दूंगा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। ठीक है, तो ये हटा रहा हूं। ठीक है, लिखो भाई, लाइन हटा रहा हूं मैं, आप डायग्राम फटाफट बनाओ। अरे 1 से 2 डीएनए बनाने क्या टाइम लगा रहे हो। मतलब ये तो लिख ही लो जो मैं लिख रहा हूं अभी, इसके बाद फिर समझाना स्टार्ट करता हूं। 4 एंजाइम एक साथ समझा दूंगा, फिर 2 एंजाइम अलग अलग पढ़ेंगे। क्या रह गया? अरे नीचे ये लिखा था, बोथ डॉटर्ड यानी मॉलिक्यूल्स आर रेडियो एक्टिव। कौन सा? सिविलेज, SWIVELASE, सिविलेज। हेलिकेज, अनवाइंडेज या सिविलेज। आपके सिविलेज नहीं याद है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके काम की 2 नाम है, एक ही एंजाइम है, 3 नाम है, पहले तो जरूर याद रखना है। सिविलेज स्लिप ऑफ टंग में फंस रहा हो तो छोड़ देना, हेलिकेज या अनवाइंडेज से आपका काम हो जाएगा। मैंने लिखा है एटीपी डिपेंडेंट, मतलब एटीपी से एनर्जी लेकर काम करेगा। कोफैक्टर मैग्नीशियम आयन, मतलब इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? मैग्नीशियम आयन। और एल्केलाइन पीएच पर काम करेगा। क्या काम करेगा बताता हूं, वैसे नाम से पता चल रहा है, डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने का काम करेगा। ठीक है, आप इतना लिखें, फिर मैं एक डबल हेलिक्स डीएनए बनाता हूं यहां पर, फिर बात करते हैं। ये ऐसे तक गया, ठीक है, यहीं तक दिखेगा। ठीक है, ओके, सुनिए, ये एक डबल हेलिक्स डीएनए है, ध्यान अब। ओए पीछे वालों चल दो, ख्याल इधर रखो अपना, है ना। देखो, बार बार मुझे ना याद दिलाना पड़े कि डॉक्टर बनने बैठे हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये डीएनए है। अभी तक ना आप लोग को झूठी बात बताई गई है, अब सच मिलना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तक क्या झूठी बात बताई गई कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल गए और रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग कर देता था और उस पर नया डीएनए बना देता था। होता तो है, लेकिन आधी बात सच है, पूरी सुनो। सबसे पहले कि डीएनए को कहां से खोलना शुरू किया जाएगा? सर कहीं से भी शुरू कर दो, नहीं, डीएनए को कहीं से भी नहीं खोला जाएगा, एक पर्टिकुलर साइट से डीएनए को खोला जाएगा, और जिस जगह से डीएनए को खोला जाएगा उस साइट को कहते हैं ओराई साइट। क्या? ओराई साइट। और ओराई का पूरा नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट से डीएनए को खोला जाएगा, ओराई साइट से। सर ये क्या है? ओराई साइट कुछ और नहीं,
80 रिच एरिया है। अगर मैं कोई क्वाइल्ड रस्सी दूं आपको, बोले से खोलो जरा, तो आप सबसे उसका कमजोर हिस्सा ढूंढोगे जहां से खोलना आसान हो। समझ गए मेरी बात? तो ये 80 रिच एरिया, दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा तो जल्दी खुल जाएगा, बस ये है। समझ गए? तो ओराई साइट मान लो ये 80 रिच एरिया था, 80 ज्यादा है, दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड जाता तो वो तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो जल्दी खुल जाएगा। प्रोकैरियोट में एक ही ओराई साइट होता है। तेरे गर्दन को ना मोड़ के रख दूंगा उधर को ही, ध्यान से देख इधर, पढ़ने बैठा है यार। मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूं तो इधर उधर कर रहा है। देख, ईमानदारी से पढ़ो, है ना? और नहीं मानो तो फिर तो कोई बात ही नहीं, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, मैं ये बोल रहा हूं प्रोकैरियोट का डीएनए छोटा सा है, इसलिए एक ही और आई साइट है, डीएनए एक ही जगह से खुलेगा। लेकिन हमारा डीएनए तो बहुत बड़ा, मीटर्स में होता है, तो हमारे डीएनए में इस तरह के कई और आई साइट होते हैं, मतलब डीएनए कई जगह से खुलेगा। प्रोकैरियोट में एक और आई साइट है, यूकैरियोट में मैनी है। अच्छा, मान लो ये और आई साइट है, हेलिकेज आया, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया तो डीएनए खुल गया। मान लो ये हिस्सा, ध्यान से देखिएगा, मान लो ये हिस्सा डीएनए का ऐसे हो गया, ये वाला हिस्सा डीएनए का ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये 80 हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका है, 80 टीए टीए 80 जीसी 80 लाइक दैट, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुका है। सर ये थोड़ा बड़ा नहीं हो गया? ऑब्वियस है, क्वाइल्ड था, अब खोल दोगे तो डायमीटर बढ़ेगा ना। अगली क्लास में इस फूले हुए स्ट्रक्चर को बोलूंगा रेप्लिकेशन बबल। इस फूले हुए एरिया को क्या बोलूंगा? रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन यही होगा। अच्छा, और ये रहा हेलिकेज, और एक हेलिकेज ये रहा, ये हेलिकेज है। अब इतना डीएनए तो खुल चुका है, कमजोर हिस्सा मिल चुका है, थोड़ा सा खोल दिया, अब दोनों तरफ हेलिकेज भागेंगे। एक हेलिकेज डीएनए खोलते खोलते इधर को जाएगा, एक हेलिकेज डीएनए खोलते खोलते इधर जाएगा। तभी बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल। प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? बाई डायरेक्शनल, उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। लेकिन एक बात, वो जो बोल रहा था झूठी बात, पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आगे खोल लो फिर बना लो डीएनए, नहीं, ऐसा नहीं होता। याद है, हेलिकेज डीएनए खोलने का काम एटीपी से एनर्जी लेके करेगा, इसलिए सारा डीएनए एक बार में नहीं खुलेगा। एनसीईआरटी की लाइन है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, डीएनए थोड़ा थोड़ा खोला जाएगा। इतना खुल गया, रेप्लिकेट करा लो, फिर थोड़ा और खोलो, रेप्लिकेट करा लो, फिर और खोलो, रेप्लिकेट करो, ऐसे किया जाएगा। सारा डीएनए नहीं है एक बार में खोल दिया और रेप्लिकेशन हो जाए। अरे भाई, सेल की अगर सारी एटीपी इसी में खर्च कर दोगे तो बाकी मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे कराओगे? इसीलिए डीएनए थोड़ा थोड़ा खुलता जाएगा, रेप्लिकेशन होता जाएगा। ये नहीं कि पूरा डीएनए खुल गया फिर रेप्लिकेशन होगा। एक बात क्लियर हो गई? एनसीईआरटी थी ये भी। अच्छा, तो हेलिकेज की बात तो मैंने कर दी। हेलिकेज के बारे में बोलूं, इट अनवाइंड्स द डीएनए डुप्लेक्स। ये डुप्लेक्स शब्द ना, डबल हेलिक्स लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए मैं शॉर्ट में डुप्लेक्स बोला करता हूं। अभी लिखाऊंगा तो डुप्लेक्स और डबल हेलिक्स दोनों बोल दूंगा, लेकिन अब डुप्लेक्स बोला करूं तो समझ जाया करो डबल हेलिक्स की बात हो रही है। इट अनवाइंड्स द डीएनए डुप्लेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम ओराई साइट बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ओराई साइट क्या है? 80 रिच एरिया। प्रोकैरियोट में एक ओराई साइट है, यूकैरियोट में मैनी है। अच्छा, एक दूसरी एंजाइम देखो, एक दूसरी एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज, ये जो टोपो आइसोमरेज है, ये एक तरह का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ध्यान से सुनिएगा। देखो, न्यूक्लियेज का मतलब होता है जो न्यूक्लिक एसिड को काटे। न्यूक्लियेज का मतलब है जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए को काटे। तो डीएनए आरएनए काटने वाली एंजाइम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियेज।
अब ये दो तरह के होते हैं। अगर डीएनए आरएनए को एंड पर काटे, यहां पर काटे, यहां पर काटे, कहां काट रहा है? एंड पर, तो इनको कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। आखिरी में अंतिम हिस्से में काट रहा है तो क्या बोलोगे? एक्सोन्यूक्लियस, एंड पर काट रहा है। लेकिन अगर एंड छोड़कर कहीं भी बीच में काट रहा है, एंडोन्यूक्लियस। एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब एंड्स पर। मतलब एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है? कट डीएनए एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट अदर देन द एंड्स। एंड्स छोड़कर कहीं भी काटेगा। समझ रहे हैं? अच्छा ठीक है। अब सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? रुको जरा। एक क्वाइल्ड रस्सी थी, एक क्वाइल्ड रस्सी थी, एक क्वाइल उस नायलॉन की रस्सी होती है ना जिसमें अक्सर लोग कपड़े सुखाते हैं, वो वाली रस्सी ले लेते हैं। अब उस क्वाइल रस्सी का एक हिस्सा इधर वाले को पकड़ा दो एंड पर, एक को उधर वाले को पकड़ा दो। मैं नहीं बोल रहा इनको इस क्वाइल रस्सी को बीच से खोलो, मैं तो बोल रहा हूं अंतिम सिरे से ही खोलो, आखिरी से। अब आपको क्या लगता है, ये क्वाइल रस्सी को इधर से खोलते खोलते और ये इधर से खोलते खोलते रस्सी को अनकॉइल कर लेंगे पूरी, नायलॉन की रस्सी को? क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल। देखो जब क्वाइल्ड रस्सी को आप खोलना शुरू करोगे ना तो कुछ दूर तक तो खुलेगा, फिर आगे कुछ दूर पर गांठ पड़ जाएगी, मतलब सुपर क्वाइल हो जाएगा, नॉट पड़ जाएगा, उसके आगे खुलेगा ही नहीं वो। क्वाइल्ड रस्सी को कुछ देर तक खोलो, खुलेगा, आगे चलकर सुपर क्वाइल्ड हो जाएगा, वो एक ही जगह ढेर सारा क्वाइल्ड हो जाएगा। अब उसके आगे वो खुलेगा ही नहीं। अरे तो डीएनए भी तो क्वाइल्ड रस्सी ही है। तो जब इसे खोल रहे हो तो आगे कुछ दूर पर ये हद से ज्यादा सुपर क्वाइलिंग दिखा देगा, हद से ज्यादा सुपर क्वाइल हो जाएगा। और अगर हद से ज्यादा सुपर क्वाइल हो गया तो हेलिकेज बेचारा आके भी इस क्वाइल्ड एरिया में कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए हेलिकेज के आगे आगे दोनों तरफ चलते हैं टोपो आइसोमरेज एंजाइम। इनका काम क्या है? सुपर क्वाइलिंग को खत्म करना। कैसे? ध्यान देना, ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? डीएनए को काटेगा। ध्यान से देखना, दोनों स्ट्रैंड्स को काट देगा, तो एंड्स फ्री हो गए ना। ये जो सुपर क्वाइल्ड एरिया है, इस एरिया का एंड जो था वो तो फ्री हो गया। अब ये जो सुपर क्वाइलिंग हो गई थी इसे फ्री कर सकते हो भाई। जो सुपर क्वाइल्ड एरिया है अब एंड उसके फ्री है, अब उसको घुमा के सही कर लो ना, सुपर क्वाइलिंग खत्म कर लो। टोपोआइसोमरेज ने काटा इसको, कहां काटा? काटा विद इन द डीएनए, एंड पर नहीं काटा है, विद इन द डीएनए काटा है, इनसाइड द डीएनए, तो एंडोन्यूक्लियस। कौन सा बॉन्ड तोड़ा? ओ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने से डीएनए के स्ट्रैंड दूर दूर जाएंगे। मैंने तो डीएनए को ही काट दिया है, उनके शुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटा है, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ा है। क्वेश्चन आते हैं कौन सा एंजाइम कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है? तो एंडोन्यूक्लियस हो, एक्सोन्यूक्लियस हो, टोपोआइसोमरेज हो, ये लोग डीएनए को काट रहे हैं, तो मतलब कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? फॉस्फोडाइस्टर। हेलिकेज कौन सा तोड़ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि वो डीएनए को काट थोड़ी ना रहा है, डीएनए को दो स्ट्रैंड को तो अलग कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, टोपोआइसोमरेज ने काट दिया। अब इसको ऐसे करके सुपर कॉइल को फ्री करो, मतलब थोड़ी देर बाद यहां की सुपर कॉइलिंग खत्म हो गई। सुपर कॉइलिंग खत्म हो गई तो फाइनली अब ये फिर से ऐसा हो गया। सही है? अब जोड़ने का वक्त आया, अब जोड़ेगा कौन? नहीं, लाइगेज नहीं, लाइगेज का काम आएगा आगे बताऊंगा। यहां पर टोपोआइसोमरेज खुद करेगा, टोपोआइसोमरेज खुद काटेगा और जोड़ेगा। तभी तो मैं बोलता हूं टोपोआइसोमरेज हैज बोथ निकिंग एंड सीलिंग एक्टिविटी। निक करना मतलब कट करना, सील करना मतलब ज्वाइन करना, ये दोनों एक्टिविटी टोपोआइसोमरेज के पास है। और प्रोकैरियोट, हमारे में टोपोआइसोमरेज को टोपोआइसोमरेज कहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में टोपोआइसोमरेज का एक और नाम है डीएनए गायरेज। प्रोकैरियोट में टोपोआइसोमरेज को क्या कहते हैं? डीएनए गायरेज। ठीक है जी।
हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर डीएनए को खोलेगा, और टोपोइस हेलिकेज के आगे कौन चलेंगे? टोपोइसोमरेज। कहीं सुपर कॉइल हो रहा है तो उसको खत्म करने का काम टोपोइसोमरेज करेगा। लेकिन अब एक बात और, मैंने इन लोगों को कॉइल्ड रस्सी खोलने को बोला था, इन्होंने कुछ दूर तक खोला कॉइल्ड रस्सी को, मैंने बोला छोड़ दो, इन्होंने रस्सी छोड़ दी, क्या होगा? फिर से कॉइल हो जाएगा। अरे भाई, ये हेलिकेज यहीं थोड़ी ना बैठा रहेगा, ये हेलिकेज डीएनए खोलते खोलते यहां जा चुका है। अब यहां तो हेलिकेज नहीं है, तो ये कॉइल्ड रस्सी थी, अब हेलिकेज तो भाग गए, तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बन के फिर से, या रीनेचुरेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक बॉन्ड है, अपने आप बन जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। खोला था फिर से कॉइल हो गया। इसीलिए जैसे डीएनए खुलेगा, जैसे ही डीएनए खुलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये भी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड, दोनों को पकड़ लेगा एसएसबी प्रोटीन। पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसका काम क्या है? प्रिवेंट करना रिकॉइलिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड। कैसे? बाय प्रिवेंटिंग रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब इन दोनों स्ट्रैंड को पकड़ के रखेगा, बोलेगा ऐसे रहो तुम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाना है तुम लोग को, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते ही तुम लोग फिर से रिकॉइल हो जाओगे। तो ऐसे पकड़ के रखेगा इन्हें। कब तक? जब तक रेप्लिकेशन ना हो जाए। समझ गए? सिंपल भाषा में डीएनए खोलने का काम हेलिकेज, सुपर कॉइलिंग जो होगी उसे हटाने काम टोपोइसोमरेज। जो डीएनए खुला है वो खुला ही रहे, उसके लिए एसएसबी प्रोटीन। एक और एंजाइम बता देता हूं, चौथी, डीएनए लाइगेज। अभी नहीं काम आएगी, रेप्लिकेशन के अंत में काम आती है डीएनए लाइगेज। उसे मैं कहता हूं बायोलॉजिकल ग्लू या मॉलिक्यूलर ग्लू। ग्लू मतलब गम, चिपकाने वाला गम। डीएनए लाइगेज एंजाइम को हरगोविंद सिंह खुराना जी ने खोजा था, एचजी खुराना। एटीपी डिपेंडेंट है लाइगेज भी, लाइगेज एंजाइम भी एटीपी से एनर्जी लेके काम करे। क्या करते हैं लाइगेज? डीएनए के टुकड़ों को जोड़ेगा। यहां पर नहीं, वो कोई और केस आएगा आगे चलकर जहां पर डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। 4 हो गए, तो चारों लिख लेते हैं। फिर मैंने बोला था ना, 5वां और छठा आप संभाल लेना, बस वो 5-6 जरूरी है। तो पहले तो यहां तक आप लिख ही चुके थे, इसके आगे लिखो। कौन सा लिखना है? अरे 3 तो लिख ही चुके थे, चौथा पॉइंट लिखना है यहां पर। चौथा पॉइंट क्या लिखना है? इट अनवाइंड्स, हेलिकेज में चौथा पॉइंट, इट अनवाइंड्स, हेलिकेज में चौथा पॉइंट, इट अनवाइंड्स द डीएनए डुप्लेक्स, इट अनवाइंड्स द डीएनए डुप्लेक्स, डुप्लेक्स मतलब DUPLEX, अनवाइंड्स द डीएनए डुप्लेक्स। ब्रैकेट में लिख लो डबल हेलिक्स, डुप्लेक्स मतलब डबल हेलिक्स। आज के बाद जब भी डुप्लेक्स बोलूं समझ जाना डबल हेलिक्स की बात हो रही है। इट अनवाइंड्स द डीएनए डुप्लेक्स, ब्रैकेट में डबल हेलिक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम ओराई साइट, स्टार्टिंग फ्रॉम ओराई साइट, स्टार्टिंग फ्रॉम ओराई साइट by breaking hydrogen bonds, starting from ORI side by breaking hydrogen bonds, by breaking hydrogen bonds। हो गया? by breaking hydrogen bonds। इसके बाद अगला लिखें, ओराई साइट है क्या? ओराई साइट आर 80 रिच एरिया, 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 मतलब एडेनिन थाइमिन रिच एरिया। फिर लिख दे, क्या लिखोगे? प्रोकैरियोट में 1 ओराई साइट, यूकैरियोट में मेनी ओराई साइट। लिख दीजिए, प्रोकैरियोट में सिंगल ओराई साइट है, प्रोकैरियोट में 1 ओराई साइट, और यूकैरियोट में मेनी ओराई साइट, मेनी ओराई साइट। ठीक है?
और आई का फुल फॉर्म लिख लेना, नहीं 2 दिन बाद भूल जाओगे, फिर बोलोगे ये क्या था और आई। प्रोकैरियोट में एक और आई साइट है और यूकैरियोट में ढेर सारे और आई साइट है। ठीक है, चलिए पहली एंजाइम है। अब दूसरा टोपोइसोमरेज, अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस किसे कहते हैं वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। कट डीएनए एट एनी पॉइंट अदर देन द एंड्स, लिख लो, फिर टोपोइसोमरेज के बारे में लिख लेते हैं। हाँ भाई, टोपोइसोमरेज का दूसरा नाम डीएनए गायरेज है इन प्रोकैरियोट। अभी लिखा रहा हूं ना डायग्राम, ये सारी एंजाइम हो जाए इसके बाद ना टोपोइसोमरेज के बारे में लिखो। टोपोइसोमरेज, हाँ लेकिन ये काटना और जोड़ना का, तो वो सिर्फ जोड़ने का तो अलग है दोनों। ठीक है, टोपोइसोमरेज। अरे अभी तो बोला एंजाइम तो पूरी लिखोगे तब ना। टोपोइसोमरेज अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस, इसमें लिखें टोपोइसोमरेज अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस। पहली लाइन क्या लिखोगे? इट रिमूव, क्या? इट रिमूव सुपर क्वाइलिंग, it removes supercoiling that are produced due to, it removes supercoiling that are produced due to unwinding of, remove supercoiling that are produced due to unwinding of DNA duplex। सुपरकॉइल क्यों आया था? डीएनए खोलने के कारण। रिमूव सुपरकॉइलिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। सही है, एक हो गया। नंबर 2, दूसरा क्या लिखना है? इट हैज बोथ निकिंग एंड सीलिंग एक्टिविटी। इट हैज बोथ निकिंग एंड सीलिंग एक्टिविटी। इट हैज निकिंग एंड सीलिंग एक्टिविटी। ठीक, बाद में भूल जाओगे फिर से लिख देना। निक का मतलब कट, सील का मतलब ज्वाइन। ठीक है, और फिर एक लाइन और लिख दो कि प्रोकैरियोट में इसे डीएनए गायरेज भी कहते हैं। इन प्रोकैरियोट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, in prokaryote it is also called as, in prokaryote it is also called as DNA gyrase। in prokaryote it is also called as DNA gyrase। प्रोकैरियोट हमारे में टोपोइसोमरेज कहलाएगा, लेकिन प्रोकैरियोट में डीएनए गायरेज भी कह सकते हैं। अच्छा, अगली वो तीसरी एंजाइम कौन सी थी? SSB फुल फॉर्म के साथ लिखते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, इसमें लिख लो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसमें लिखो इट प्रिवेंट, क्या करता है? इट प्रिवेंट recoiling of, it prevent recoiling of, it prevent recoiling of separated DNA strands, it prevent recoiling of separated DNA strands, separated DNA strands by preventing, कैसे रोकेगा recoiling को? By preventing reformation of hydrogen bonds, by preventing reformation of hydrogen bonds, by preventing reformation of hydrogen bonds। सही है। चौथी एंजाइम का नाम लिखो डीएनए लाइगेज, जोड़ने वाली एंजाइम।
चौथी एंजाइम है डीएनए लाइगेज, ये जोड़ने का काम करेगा। डीएनए लाइगेज, इसमें इसे आप क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर ग्लू, मतलब चिपकाने के लिए जो चाहिए वो है ये। डिस्कवर किया था इसे H.G. खुराना ने, हरगोविंद सिंह खुराना ने। बड़े बड़े काम किए, और भी नाम आएगा इनका। ये भी एटीपी डिपेंडेंट है, मतलब एटीपी से एनर्जी लेकर ही काम करेगा। और ये करेगा क्या, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ेगा, ज्वाइंट डीएनए सेगमेंट्स। ठीक है भाई, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप जल्दी लिख लो, नहीं तो जोड़ते ही रह जाओगे। ठीक है, ये बना लो, फिर पांचवी और छठी एंजाइम आपको संभालना है, और क्या, अलग ही लेवल पर जाएंगे हम। हाँ, नहीं, एंडो ने काटा ना, एंड पर कहा था, बीच में सुपर क्वाइलिंग हुई थी ना। नहीं, जरूरत ही नहीं है, वहां नहीं आएगा, है ना। जल्दी बना ले उस डायग्राम को। डीएनए लाइगेज लिख लिया, हाँ, आगे लाइगेज लिखा, फिर वो डायग्राम छोटा सा बना ले। क्या हो गया, सिंगल ओराई का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हम्म, हाँ, और दूसरा लेंथ ऑफ डीएनए भी तो जाता है। बोलो भाई। एटीपी लेगा ना, हर चीज थोड़ी जाननी है तुझे टोपोइसोमरेज के बारे में, ठीक है ना, जितना मैंने बताया बस उतना जाना है, ठीक है। हाँ, टोपोइसोमरेज भी एटीपी डिपेंडेंट है। हर जगह लिखते रहेगा ना तो फिर बाद में याद करने में दिक्कत होगी। अभी बोला ना, डीएनए दोनों तरफ खुलेगा, दोनों तरफ रेप्लिकेशन होगा। मैं क्या करने वाला हूं पता है, इस डायग्राम को बीच से काटने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन कैसे होगा। जैसे इस डायरेक्शन में होगा वैसे उस डायरेक्शन में होगा। अगर दोनों डायरेक्शन में देखोगे ना तो कभी गर्दन इधर घुमाओगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ना इधर का बचा ना उधर का बचा। तो हमें फोकस्ड रहना है, इसलिए रेप्लिकेशन सिर्फ हम इस डायरेक्शन में देखेंगे। तो मैं इस डायग्राम को यहां से इतना काट दूंगा और इस डायग्राम को बड़ा करके बनाएंगे और देखेंगे रेप्लिकेशन कैसे होता है। क्लियर है? अरे अभी कुछ नहीं करना है, बन गया ना जो बनाना था। क्या है, हटाना, चल हो गया, अभी इतना बना ले बस, हो गया। हाँ यार क्या, अरे अभी तो हम एंजाइम पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो ढेरों डायग्राम आएंगे इस तरह के, और ATC नहीं लिखोगे, कुछ अलग लिखोगे, अभी दिख जाएगा, दिखने वाला है नया डायग्राम।
आधा डायग्राम बनाएंगे, यही भारी पड़ेगा अभी। आप देखो इसको, इसी डायग्राम को इनलार्ज कर रहा हूं मैं। ये जो छोटा सा डायग्राम दिख रहा है ना, आप बोलोगे आधा कर दिया सर, आप तो आधा ही बता रहे हो। नहीं, उसी को बढ़ा के बता रहा हूं। इधर देखना, अब ध्यान से अलर्ट होकर देखना। मान लो अब वो क्वाइल्ड रस्सी की जगह मैं ऐसा डीएनए बना रहा हूं। मान लो इतना डीएनए खुल चुका है, इतना, ठीक है, और इधर भी ये इतना, ऐसे। वो पिछले डायग्राम का ही आधा बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो मान लो इतना डीएनए अभी क्वाइल्ड है, अभी भी क्वाइल्ड है, इतना हिस्सा अभी भी क्वाइल्ड है। ये स्ट्रैंड 5 से 3 है, ये 3 से 5 है, ठीक है। अच्छा, और डीएनए खोलते खोलते हेलिकेज कहां पहुंचा है? यहां पर है, ये हेलिकेज ही तो है। डीएनए खोलते खोलते यहां तक पहुंचा है। अच्छा, वैसे तो हम ऐसे लाइन खींच खींच के छोड़ देते हैं। सच बोलूं तो ये लाइन खींचना डीएनए नहीं है, ये लाइन खींचना डीएनए नहीं है। हमें क्या बनाना चाहिए? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यही लिखते आए हो, लेकिन अब पूरा लिखेंगे। क्या एडेनिन अकेले होता है? यहां डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट भी तो है। इसका मतलब यहां पर एडेनिन नहीं, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है। डीएनए इज पॉलीमर ऑफ डीएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी, डीटीएमपी। तो ये लिखना शुरू करेंगे, और सामने वाले स्ट्रैंड में भी वही है, लेकिन हम सिर्फ एक में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डीएमपी है, मान लो यहां पर है डीजीएमपी, यहां पर है डीसीएमपी, यहां है डीटीएमपी, यहां है डीएएमपी, ऐसे करके कुछ है, ठीक। डीएनए खुल चुका है, रेप्लिकेशन का वक्त आ चुका है। तो रेप्लिकेशन समझने के लिए अब बात ये आई, ये 3' है, डीएनए कहां बनाना है मुझे? बगल में या यहां सामने? सामने। सामने तो ये तो ब्लैंक स्पेस है, ये क्या है? ब्लैंक स्पेस। लेकिन जब कभी कुछ बनेगा, इमेजिन कर रहे हैं कि मान लो कुछ बना बाद में, तो कुछ भी बनेगा तो 3 के सामने तो 5 ही आएगा, और अगर ये 5 है तो ये 3 होगा। मैंने इमेजिन किया अभी ब्लैंक स्पेस है, अभी वहां कुछ नहीं है, तो अभी तो छोड़ देता हूं मैं ये सब। हमने डीएनए बनाने के लिए बुलाया डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को। किसको? डीएनए पॉलीमरेज ही तो बनाएगा डीएनए। अच्छा ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले सुनो, ये एक एंजाइम का नाम लिखा मैंने, प्राइमेज। क्या बनाएगा ये डीएनए से? आरएनए। ये जो एंजाइम कुछ बनाते हैं ना, इनके नॉमेनक्लेचर का सिस्टम सुनो, नेमिंग का सिस्टम। मैंने ब्रैकेट करके कुछ लिखा है, ब्लैंक्स करके। इधर देखना, अगर एक छोटी सी मिस्टेक किया तो पूरा डीएनए रेप्लिकेशन बर्बाद है, समझो अगली क्लास किसी काम की नहीं। इतना फोकस रहना है। देखिए, किससे बना रहा है? डीएनए से। तो जिससे बना रहा है लिखकर लिखते हैं डिपेंडेंट। तो किससे बना रहा है ये आरएनए? डीएनए से आरएनए, तो डीएनए से बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट। क्या बना रहा है लिखकर? पॉलीमरेज। क्या बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। मतलब ऐसी एंजाइम का नाम ऐसे ही रखा जाता है, जो वो बना रहे हैं वो लिखकर हमेशा पॉलीमरेज, जो वो बना रहे हैं उसको लिखकर हमेशा पॉलीमरेज, ठीक। और जिससे बना रहे हैं उसको लिखकर डिपेंडेंट। जैसे कोई डीएनए से डीएनए बनाए, डीएनए से डीएनए, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज। अगर कोई आरएनए से डीएनए बनाए तो आरएनए डिपेंडेंट, डीएनए पॉलीमरेज। नेमिंग कर पाओगे? ये इस चैप्टर के अंत तक चलेंगे ऐसे नेमिंग, ठीक है। चलिए, अब ये एंजाइम जो है ना, डीएनए से आरएनए बनाता है। अच्छा ठीक है, आइए, आपने किसको बुलाया था डीएनए बनाने के लिए? डीएनए पॉलीमरेज। ध्यान से सुनिएगा, डीएनए पॉलीमरेज की एक फितरत सुनिए। वो तब तक डीएनए नहीं बना सकता जब तक उसे पिछले न्यूक्लियोटाइड का 3' ग्रुप ना मिले। सेकंड, इस चैप्टर की सेकंड क्लास में अगर थे तो मैंने बताया था, डीएनए में जो भी कोई न्यूक्लियोटाइड जुड़ने आएगा वो पिछले के 3' से जुड़ेगा। वो जुड़वाने का काम डीएनए पॉलीमरेज ही तो करा रहा था। तो डीएनए पॉलीमरेज आया,
और देखा कि यार यहाँ तो ये खाली जगह में बनाने को बोल रहे हैं, यहाँ तो पिछले का 3'OH है ही नहीं। अब आप बोले सर इधर बनाओ। अरे भाई, तो डीएनए अगर मुझे यहां बनाना होता तो पिछले के 3'OH से जोड़ देता, लेकिन मुझे डीएनए यहां नहीं बनाना है, सामने बनाना है, ब्लैंक स्पेस। यहां कुछ नहीं है, खाली जगह है। तो डीएनए पॉलीमरेज बोलेगा यहां तो कोई पिछले न्यूक्लियोटाइड का 3'OH ही नहीं है, मैं नहीं बनाऊंगा डीएनए। लो, इनकार कर दिया डीएनए पॉलीमरेज ने। डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द डीएनए सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर 3OH ग्रुप फॉर इट्स एक्टिविटी। तो सरेंडर कर गया कि नहीं हो पाएगा हमसे। ये आएगा, ये बोलेगा मुझे नहीं चाहिए पिछले वाले का कुछ भी, मैं स्टार्ट कर सकता हूं लेकिन मैं डीएनए नहीं बना सकता, आरएनए बना सकता हूं। लेकिन बात यह है, अपन तो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, डीएनए से डीएनए बनना। सर आप आरएनए बनाने को तैयार हो गए, अरे शुरू तो होने दो, फिर देख लेंगे जो जो होगा। तो बात यह है कि वो डीएनए बनाने वाला तो इनकार कर दिया, इसको पकड़ लेंगे, बोलेंगे चल तू बना तो सही। तो ये हाजिर हो गया, और ये डीएनए बनाने वाला नहीं है, आरएनए बना के देगा। चलो देखो अब आरएनए बना के देखते हैं। आरएनए बनाने के लिए एडेनिन के सामने प्राइमेज क्या लगा देगा? यूरासिल वाला न्यूक्लियोटाइड। पता है न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोटाइड मोस्टली ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ट्राइफॉस्फेट। तो प्राइमेज ने यहां पर लाके रख दिया यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसका 5th पोजीशन है, क्योंकि इधर फॉस्फेट है, फॉस्फेट 5th पोजीशन में होता है, और OH ग्रुप 3rd पोजीशन पे होता है। ये यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट है, लाके रख दिया। न्यूक्लियोप्लाज्म में मोस्टली ट्राइफॉस्फेट ही होता है, तो लाके रख दिया। लेकिन डीएनए आरएनए में तो मोनोफॉस्फेट ही होता है, तो कोई बात नहीं ना, 2 फॉस्फेट हटा दो, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट के 2 फॉस्फेट हटा दो, क्या बन गया? यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। क्या दिक्कत है? हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, अपने आप बनेंगे, उसके लिए अलग से एनर्जी नहीं देनी है। ठीक, आरएनए लगा एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड, प्राइमेज आगे बढ़ा, देखा यार यहां तो ग्वानिन है, तो ला के रख दिया साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। ये इसका फॉस्फेट ग्रुप और इधर इसका OH ग्रुप। क्या ला के रख दिया? साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, अब इस साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट के साथ क्या किया जाएगा? साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट के 2 फॉस्फेट हटा दो, तो क्या बन गया? साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, और 2 फॉस्फेट अलग। और ये जो 2 फॉस्फेट अलग किए ना, इनको तोड़ो, तोड़ोगे तो रिलीज होगी एनर्जी, और उस एनर्जी से बनाया जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। पिछली बार 2 फॉस्फेट तोड़ने की बात क्यों नहीं कही? क्योंकि उसका बॉन्ड किसी से बनाना ही नहीं था। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो पिछले से बनवाना था ना, अभी तो ये पहला है, लेकिन अब तो बनवाना है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो सीटीपी को तोड़ दिया गया, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट को साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, और 2 फॉस्फेट अलग। और जो 2 फॉस्फेट अलग किए, उसको तोड़ने से जो एनर्जी मिली, उससे बनाओ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पिछले न्यूक्लियोटाइड के 3'OH से बन गया ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक बॉन्ड है, वो अपने आप बन गया। अरे बिल्कुल सिंपल है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। बनना शुरू हो गया आरएनए, प्राइमेज आगे बढ़ा, देखा साइटोसिन है, तो क्या लाके रख देगा? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब उस ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को भी बदला गया, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, और 2 फॉस्फेट अलग, और 2 फॉस्फेट जो अलग हुए से तोड़ो, तो जो एनर्जी निकली उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दो पिछले के 3'OH से। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, अपने आप बन गया। देखा आपने? और इसका खुद का 3'OH फ्री है, ताकि जो अगला आएगा वो इसके 3'OH से जुड़ेगा। सुनो तो, बन गई ना आरएनए की छोटी सी चेन। कहां से शुरू हुआ था बनना? 5' से, अब बना 5' से 3' डायरेक्शन। डीएनए बने, आरएनए बने, सब 5 से 3 बनते हैं, 5 से 3 ही तो बना। इस आरएनए के छोटे से टुकड़े को कहते हैं आरएनए प्राइमर। क्या बोलते हैं? आरएनए प्राइमर।
मैंने 3 न्यूक्लियोटाइड लगाए ना आरएनए के, नहीं 3 नहीं लगते, 8 से 12 लगते हैं, 8 से 12। तो मुझसे कोई पूछे प्राइमेज ने क्या किया, इट सिंथेसाइजेस आरएनए प्राइमर at 5' end. In 5' to 3'. What is RNA primer? It is a small segment of RNA. या बोलूं 8 से 12 राइबो न्यूक्लियोटाइड। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलोगे? राइबो न्यूक्लियोटाइड। 8 से 12 आरएनए के न्यूक्लियोटाइड। गिनती नहीं बोलनी है तो बोलूं ओलिगो राइबो न्यूक्लियोटाइड। ओलिगो मतलब फ्यू। अरे 8 से 12 नहीं बोलना है तो क्या बोल दूं? ओलिगो राइबो न्यूक्लियोटाइड, मतलब फ्यू राइबो न्यूक्लियोटाइड। आरएनए प्राइमर की जरूरत क्यों है? बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट द डीएनए सिंथेसिस। व्हाई? बिकॉज इट रिक्वायर फ्री ओएच ग्रुप फॉर इट्स एक्टिविटी। समझ गए? तो प्राइमेज लिख ले, प्राइमेज के बारे में लिख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। प्राइमेज ने बना दिया छोटा सा आरएनए का टुकड़ा, अब आगे क्या होगा बता रहा हूं। आगे लिखिए प्राइमेज के बारे में। हाँ भाई बोलो, क्या बच्चे? थाइमीन आज अगर सामने थाइमीन है तो एडेनिन लग जाएगा। हाँ आरएनए बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आरएनए में तो अलग ही न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए में अलग है, वो देखेंगे अभी, लगने लगाएंगे वो भी। हाँ भाई हाँ ये बात सही बोल रहे हैं। देखो उसका क्वेश्चन बढ़िया है सर। जब आप, पता है आरएनए प्राइमर क्यों लगाया? हा? ताकि आरएनए प्राइमर बन गया ना छोटा सा, तो आरएनए प्राइमर का छोटा सा काम है कि ये जो प्राइमर का आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, 3' अवेलेबल है ना, अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा और अपना काम करने लगेगा। अब उनका कहना यह है कि सर 10-12 न्यूक्लियोटाइड क्यों लगा रहे हो, 1-2 लगा लो। लेकिन बात यही है प्राइमर इससे कैसे जुड़ा है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। और अगर 1-2 न्यूक्लियोटाइड लगाओगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़वाओगे, तो कमजोर बॉन्ड है, कभी भी ये प्राइमर गिर जाएगा। तो 8 से 12 आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्यों लगवाए मैंने? ताकि इस प्राइमर की पकड़ इस डीएनए स्ट्रैंड से तगड़ी हो जाए, फिर डीएनए बनाएंगे। ठीक है? तो आप ये लाइन लिखे, मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूं, चिंता ना करें। अभी लिखे प्राइमेज के बारे में, डीएनए से आरएनए बनाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लिखिए इसमें। It synthesizes RNA primer. It synthesizes RNA primer at it synthesizes RNA primer at 5' end, at 5' end, in 5' to 3' direction, at 5' end, in 5' to 3' direction. Synthesizes RNA primer at 5' end, in 5' to 3' direction. हो गया पहला ना बच्चे? 5' टेम्पलेट का नहीं, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। प्राइमर खुद के 5' से 3' को बना। अगर तुझे 3' लिखने की इच्छा है तो बोल 3' के सामने बना, क्योंकि 3' के सामने तो 5' ही आता है। सही है, लिखा आपने, इन 5' to 3' डायरेक्शन। फिर आरएनए प्राइमर क्या है वो भी लिखो। आरएनए प्राइमर इज अ स्मॉल, आरएनए प्राइमर इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ आरएनए, RNA primer is a small segment of RNA, small segment of RNA। ब्रैकेट में लिख दो ना, क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिख दो 8 से 12 राइबो न्यूक्लियोटाइड, मतलब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, या शब्दों में लिखना है तो ओलिगो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब फ्यू राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ओलिगो मतलब फ्यू है ना, ओलिगो मतलब फ्यू। 8 से 12 राइबोन्यूक्लियोटाइड, अरे बोर्ड में लिखा है 8 से 12 राइबोन्यूक्लियोटाइड या ओलिगो राइबोन्यूक्लियोटाइड, मतलब कुछ राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ गए। प्राइमर का खुद का 5' एंड ही तो है, क्या कर रहा है?
RNA primer is synthesized as 5' end in 5' to 3' direction. तो RNA primer कहां से बनना शुरू हुआ? 5' end से, 5' से 3' डायरेक्शन की ओर। आपको 3' लिखना है तो फिर बोलो 3' end के सामने बना, है ना, लेकिन बनना कहां से शुरू हुआ? 5 से, और 5 से 3 ही तो बना है। एक लाइन और लिखो, प्राइमर की जरूरत क्यों है? RNA primer is required, RNA primer is required, RNA primer is required because RNA primer is required because DNA polymerase, because DNA polymerase cannot initiate नहीं कर सकता, मतलब स्टार्ट नहीं कर सकता, ये लिख दिया मैंने इनिशिएट यहां, because DNA polymerase cannot initiate the DNA synthesis, because DNA polymerase cannot initiate the DNA synthesis. क्यों नहीं कर सकता? आगे लिखना है, as it require free OH group, as it require free OH group, as it require free OH group for its activity, as it require free OH group for its activity. सही है? अच्छा सुनिए, तो अगली एंजाइम आएगी डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन आप ध्यान से सुनो, जरा ध्यान से आगे समझो, फिर बाद में डीएनए पॉलीमरेज की तरफ लेके चल रहा हूं। देखो, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बन चुका है, ध्यान से, अब आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बन चुका है, मतलब अब लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो प्राइमर का है, लास्ट न्यूक्लियोटाइड जो प्राइमर का है, उसका 3' ग्रुप फ्री है ना। अब डीएनए पॉलीमरेज आएगा, अब प्राइमेज को बोलेगा तू पीछे हट, अब मैं डीएनए बनाऊंगा। वही तो मेन एम था, डीएनए तो बनाना था। तो डीएनए पॉलीमरेज आया भाई, देखो डीएनए कैसे बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज आया और देखा कि थाइमीन है, तो सामने लाके रख दिया डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी तक आरएनए वाले लग रहे थे, ग्वानोसिन, साइटिडिन, लेकिन अब डीऑक्सी वाले लगेंगे क्योंकि डीएनए बनने जा रहा है। तो डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट लाके रख दिया गया, ठीक है। और पीछे वाला क्या कर रहा है? कुछ कविता गजल क्या लिख रहा है भाई? नहीं, कुछ तो कर ही रहा है, कुछ लिखा हो तो हमें भी सुनाना, कुछ नया सा कुछ है। हाँ अच्छा, आ जाओ बाकी लोग, देखो डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कहानी वही है, मतलब डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को तोड़ा जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और 2 फॉस्फेट अलग। अब इस 2 फॉस्फेट को तोड़ेंगे तो रिलीज होगी एनर्जी और उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएंगे पिछले के 3' से। तो देखो जरा इधर देखो, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स को तोड़ दिया गया डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट अलग हो गए। अब ये जो 2 फॉस्फेट अलग हुए हैं, इसको तोड़ने से जो एनर्जी निकली उससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दो पिछले के 3' से। मतलब डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, सिर्फ इतना सा तो यूज किया कि प्राइमर का जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है उसका 3' यूज कर लिया उसने, किस लिए? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड अपने आप बन गया, बनना शुरू हो गया डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, देखा एडेनिन है, तो सामने क्या लाके रख देगा? डीऑक्सीथाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, 5th पोजीशन 3rd पोजीशन। अब इसका भी वही कहानी, डीऑक्सीथाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट को बदला गया इनटू डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। और जो 2 फॉस्फेट अलग हुए उसको तोड़ने से जो निकली एनर्जी उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दो पिछले के 3' OH से। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, खुद ही बन गया।
इसका खुद का 3' फ्री है, मतलब जो अगला न्यूक्लियोटाइड आएगा वो इसके 3' से जुड़ेगा, राइट। अब देखो तो जरा ध्यान से देखना, बनने लगी ना डीएनए की चेन 5 से 3 डायरेक्शन में। डीएनए बने, आरएनए बने, सब 5 से 3 बनते हैं। और 5 से 3 डायरेक्शन में डीएनए बनना, इसे मैं कहता हूं 5 से 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। 5 से 3 डायरेक्शन में डीएनए बनना, इसे क्या बोलता हूं? 5 से 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। 5 से 3 में तो डीएनए बन रहा है, सही है। तो चलो डीएनए पॉलीमरेज के पास चलते हैं। डीएनए से डीएनए बना रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट में 3 तरह का है, यूकैरियोट में 5 तरह का है। प्रोकैरियोट में ये जो 3 तरह का डीएनए पॉलीमरेज है, उनका नाम ये रहा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। यूकैरियोट में 5 तरह का है। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है, ना जानो तो भी चलेगा। पता है आपके सिलेबस में, नीट के सिलेबस में, नीट वालों एनसीईआरटी वालों का यही कहना है कि आप लोग इतने बड़े नहीं हुए हो कि यूकैरियोट का रेप्लिकेशन पढ़ सको, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ सको, ट्रांसलेशन पढ़ सको। मतलब आप सब छोटा, मतलब आप ये ना सोचो कि बहुत टॉप लेवल की चीजें पढ़ रहे हो, छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हो, प्रोकैरियोट लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं। तो आपको प्रोकैरियोट का ही रेप्लिकेशन पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, ट्रांसलेशन। हाँ, जहां पर इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट वो यूकैरियोट से रिलेटेड मैं खुद ही बताऊंगा कि ये भी नोट करके रखो। समझ गए? यूकैरियोट में 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज है। बोलोगे बताया तक नहीं, कम से कम नाम तो ले ही दूं, वीडियो में तो पढ़ा ही रहेगा। क्या नाम है 5 डीएनए पॉलीमरेज के? अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज, गामा डीएनए पॉलीमरेज, एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। नहीं चाहिए यूकैरियोट, हमें हमें डिटेल में सिर्फ कौन सा पढ़ना है? प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में जो ये 3 डीएनए पॉलीमरेज हैं, इसकी बात हमें करनी है। ध्यान दीजिएगा, इधर देखो, यहां पर लिख रहा हूं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, टेबल के फॉर्म में देखेंगे। अगला है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, अगला है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये स्पेस क्रिएट करने के लिए इसे थोड़ा और छोटा कर देता हूं, ये 5' ये इसका 3', ठीक है। अच्छा सुनिए, अब तो बात ये है, ये देखिए ध्यान से, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को खोजा था कॉर्नबर्ग के नाम के बंदे ने, इसलिए इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। क्या बोल रहा हूं? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को डिस्कवर किया था कॉर्नबर्ग ने, कॉर्नबर्ग ने, इसीलिए कॉर्नबर्ग ने खोजा था, सो कॉल्ड एज कॉर्नबर्ग एंजाइम, इसलिए इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम कहते हैं, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की अगर बात करूं तो ये सबसे सुस्त एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड को सबसे सुस्त एंजाइम बोल रहा हूं रेप्लिकेशन की, लीस्ट रिएक्टिव एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब इसको तो काम ही नहीं दिया जाता कुछ भी, इसे बोलते तू तो चुपचाप बैठे रहा, तुझे जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। लेकिन जब फर्स्ट और थर्ड में से कोई डिफेक्टिव हुआ, तब फिर बोलेंगे भाई तू ही कर दे, क्योंकि समथिंग विल बी बेटर देन नथिंग। ऐसे हालात में इसका यूज किया जाएगा, नहीं तो इसको चुपचाप बैठे रहने दो। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन की मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसीलिए इस एंजाइम को रेप्लिकेज भी कहा जाता है, मेन एंजाइम ऑफ रेप्लिकेशन, सो कॉल्ड एज
रेप्लिकेज एंजाइम, इसलिए इसे हम रेप्लिकेज एंजाइम भी कहते हैं। मेन क्यों है, इसी से क्यों डीएनए बनाने का काम करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज है, ये 2000 बेस पेयर पर सेकंड ऐड करती है। पता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की स्पीड लगभग कितनी है? डीएनए बनाने को बोला गया तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की स्पीड लगभग 1000 बेस पेयर पर मिनट है। 1000 बेस पेयर पर मिनट, ये बोलेगा 50 बेस पेयर पर मिनट, और ये बोलता है 2000 बेस पेयर पर सेकंड। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रेप्लिकेशन जो दे रहा है वो दे रहा है थर्ड, इसीलिए डीएनए बनाने की मेन जिम्मेदारी किसको दी जाएगी? थर्ड को। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि डीएनए पॉलीमरेज को केवल फास्ट काम नहीं करना होगा, बल्कि विथ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी काम करना होगा। अगर थोड़ा भी गड़बड़ कर दिया रेप्लिकेशन में तो इट विल लीड टू म्यूटेशन। क्लियर है? अच्छा, तो सुनिए, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो ये तो मैं वैसे ही लाइन बता रहा था कि मेन एंजाइम कौन है और बाकी सारी बातें। अब मुद्दे की बात करता हूं, ध्यान से सुनिए। पहली एक्टिविटी अभी बताया ना, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए किस डायरेक्शन में बनाएगा? 5 से 3, और इस एक्टिविटी को मैंने क्या बोला था, क्या बोलेंगे? 5 से 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। 5 से 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये क्या होती है ये एक्टिविटी? इस एक्टिविटी का मतलब है सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन 5' to 3' डायरेक्शन, और ये है 5 से 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। और ये एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में है। 5 से 3 डीएनए बनाने की एक्टिविटी किसके पास है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के पास। लेकिन मेनली किसको दिया जाएगा जिम्मेदारी? थर्ड को। मतलब अगर छोटा चेन बनाना होगा ना डीएनए का, थोड़ा बहुत चेन बनाना है, तो फिर फर्स्ट सेकंड को बोल देंगे शॉर्ट चेन अगर बनानी है। लेकिन अगर लंबी चेन बनानी है डीएनए के तो कौन बनवाएगा? थर्ड बनवाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। मेनली डीएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए जो अभी बन रहा है ना वो थर्ड ही बनवा रहा है। तो 5 से 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी क्लियर है? 5 से 3 डायरेक्शन में डीएनए बनाना, और ये एक्टिविटी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के पास है। अब उलझिएगा नहीं, क्योंकि अब अगला लिख रहा हूं, ध्यान देना। अगली एक्टिविटी है, थोड़ा गौर करिएगा, 3 से 5 एक्सो मतलब एंड पर काटने वाला। 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का मतलब है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? प्रूफ रीडिंग। अब ये नया क्या आ गया? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ये क्या है? अब चलो ये देख लो इस एक्टिविटी के बारे में। और ये एक्टिविटी भी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के पास है। लेकिन है क्या? इधर देखो, ध्यान देना। अभी मान लो डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए बनाना शुरू किया था। डीएनए बनाना शुरू किया था, किस डायरेक्शन में डीएनए बना रहा था? 5 से 3। ध्यान से देखना, लापरवाही नहीं। ये एक्टिविटी लगातार आ रही है, बैक टू बैक। तो 5 से 3 डीएनए बनाए। क्या ये आप समझ को आ रहा है? जब मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो 5 से 3 जाऊंगा, और अगर मेरा मन करे उल्टा जाने का तो मैं 3 से 5 जा रहा हूं। जब इधर जा रहा हूं तो 3 से 5 ही तो जा रहा हूं, और जब इधर जा रहा हूं तो 5 से 3 जा रहा हूं। अच्छा चलो, डीएनए पॉलीमरेज ने 5 से 3 चला और डीएनए बना दिया, न्यूक्लियोटाइड लगा दिया। लगाकर यहां पहुंच गया, सोचे चलो आगे सामने और लगाता हूं। इसे डाउट आ गया, गलत तो नहीं लगाया है। अभी लगाते हुए किधर को जा रहा था? 5 से 3। अब आगे उसे अगला न्यूक्लियोटाइड लगाना है, लेकिन डाउट है कहीं गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं लगा के आ गया। फिर पलटा, 3 से उल्टा जा रहा है। अब 3 से 5 चला, देखा थाइमीन एडेनिन सही है। जब वापस आ रहा तो कैसे आया था? 3 से 5। अब देखा सब सही है, अब सो जा भाई तू तो। अब फिर सीधा हो गया और आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ा, देखा एडेनिन है, एडेनिन के सामने क्या लगा दिया? थाइमिन। गलती से साइटोसिन लगा दिया, DCMP, और इसका बॉन्ड इससे, और ये 5 से 3 डीएनए बनाते बनाते यहां आ गया।
एक न्यूक्लियोटाइड और लगाया ना, लगा के यहां पहुंच गया डीएनए पॉलीमरेज, 5 से 3 ही तो बना रहा है डीएनए। कैसे जा रहा था? 5 से 3। डाउट हुआ, फिर से वापस 3 से 5 जा रहा है, 3 से 5 जा रहा है। अब इसके बाद देखा यार ये तो गलत लग गया, तो सुनो इधर, आखिरी बॉन्ड तोड़ा, तो कहां पर काट रहा है डीएनए को? एंड पर ही तो काट रहा है। तो एंड पर काटा मतलब एक्सोन्यूक्लियस। और किस डायरेक्शन में जाके काटा? 3 से 5। वही तो है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। हर एक न्यूक्लियोटाइड लगाएगा 5 से 3, अब वापस चेक करने जाएगा 3 से 5। सही है तो आगे बढ़ जाएगा, और गलत है तो उसे हटाएगा और फिर उसकी जगह सही लगाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। समझ गए? तो गलत था तो सही किया गया, डीऑक्सीथाइमिडिन लगाया गया और फिर डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ गया। बात समझ में आई? तो 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियस 3 से 5 डायरेक्शन में गया था, और आखिरी बॉन्ड ही तोड़ा था, मतलब एंड पर ही तो तोड़ा था, तो एक्सोन्यूक्लियस है। तो एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग क्या है? रेप्लिकेशन के दौरान देखना कहीं गलत तो नहीं लग गया, उसे हटाओ, दैट इज प्रूफ रीडिंग। अच्छा, एक और ताजा ताजा एक्टिविटी ला रहा हूं आपके लिए। 3 से 5 था ना, अब आया 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है आरएनए प्राइमर रिमूवल की। कौन सी एक्टिविटी? आरएनए प्राइमर के रिमूवल की। ये एक्टिविटी केवल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में है, सेकंड थर्ड में नहीं है। अरे भाई, आपके दिमाग में ना गया कि हम तो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, आप आरएनए बना के शुरू में ही बैठ गए। अरे तुझे हटाएंगे ना जब रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा तब। तो जब पूरा हो गया रेप्लिकेशन तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास है एक्टिविटी, 5 से 3 इधर जाएगा। प्राइमर किस डायरेक्शन में बना था? 5 से 3, और इसे हटाया भी जाएगा 5 से 3। कैसे? देखो ना, आखिरी बॉन्ड तोड़ा, कहां काट रहा है आरएनए को? एंड पर ही काट रहा है, एंड पर ही काट रहा है, तो एक्सोन्यूक्लियस। जब ये हट गया तो अब एंड तो यही है, अब ये वाला बॉन्ड काटा, कहां काटा? एंड पर। फिर ये हट गया तो एंड यही है, तो यहां काटा। तो किस डायरेक्शन में प्राइमर को काटते हुए जा रहा है? 5 से 3 जा रहा है, और एंड पर ही तो काटते हुए जा रहा है, तो एक्सोन्यूक्लियस। तो 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब प्राइमर हटाने की एक्टिविटी। ये एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में है और किसी के पास नहीं। समरी करके रखो, 5 से 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी मतलब 5 से 3 डीएनए बनाना, ये सबके पास है। 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियस, प्रूफ रीडिंग करना, चेक करना कहीं गलत है या सही लगा है, ये भी सबके पास है। लेकिन 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस मतलब प्राइमर हटाने की एक्टिविटी, ये केवल डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास है, किसी और के पास नहीं है। क्लियर है? अच्छा, तो एंड पर काट रहा था तो एक्सोन्यूक्लियस। अच्छा, एक एक्टिविटी ये हो गई। एक है डीएनए रिपेयर। क्या बोल रहा हूं? डीएनए रिपेयर। ये जो डीएनए रिपेयर की एक्टिविटी है, ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड के पास है। डीएनए रिपेयर की एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड के पास है, थर्ड के पास नहीं है। अब बताइए सर, प्रूफ रीडिंग तो समझ में आ गया, रेप्लिकेशन के दौरान कहीं गलत लग गया है तो हटाओ, दैट इज प्रूफ रीडिंग। अब ये रिपेयर भी तो वही है। नहीं, रिपेयर में कुछ और होगा। रिपेयर में मैं बैक्टीरिया का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, रिपेयर में मैं इंसान का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये जो 2-4 घायल लोग हैं, ये लोग धूप में निकले, ये जितने भी घायल परिंदे टाइप के घूम रहे हैं अभी, इनकी बात करते हैं। ये धूप में निकले, सुबह 10-11 बजे उठे थे, है ना? तो धूप में निकले तो इनकी स्किन सेल में ऐसा डीएनए था, इनकी स्किन सेल में ये डीएनए था। ठीक है, धूप में निकले तो पड़ गई यूवी रेज स्किन सेल में, स्किन सेल में पड़ गई
यूवी रेज। तो स्किन सेल के बिल्कुल डीएनए में जब यूवी रेज पड़ा तो जहां पर एडजेसेंट दो थाइमीन थे, अभी सोकर जागे ही तो थे, तो उन्हें तो पता भी ना चला क्या हुआ, और यहां तो बहुत काम हो गया उनका। दो एडजेसेंट थाइमीन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड लग गए। यूवी रेज कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है केवल दो एडजेसेंट थाइमीन के बीच, और किसी के साथ नहीं। क्या बनाती है? टी डबल बॉन्ड टी। इसे कहते हैं थाइमीन डाइमर। थाइमीन डाइमर, दो जुड़ गए ना। तो देखो, सुबह सुबह उठे, धूप पड़ी स्किन सेल में, यूवी रेस पड़ गया, क्या बना दिया उसने? दो एडजेसेंट थाइमीन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या बन गया? थाइमीन डाइमर। ये बन गया थाइमीन डाइमर। अब बोलोगे क्या फर्क पड़ता है, इतना झेले बैठे, तो ये भी ठीक है, इससे हो जाएगा। इधर ध्यान देना, थाइमीन डाइमर अगर ठीक ना किया गया तो हो जाएगा जेरोडर्मा पिगमेंटोसम। जेरोडर्मा पिगमेंट। सर अच्छा तो है, सोकर जागे थे, अब बड़े मुश्किल से जागे थे, और अब अच्छा ही तो है, अच्छा लग रहा है नाम। नहीं, स्किन कैंसर है ये। नाम पर नहीं जाना है कि बड़ा सुंदर सा नाम है, स्किन कैंसर है। लेकिन बात ये आई, हम तो अक्सर धूप में जाते हैं, अक्सर यूवी रेस पड़ती है, कभी कभी थाइमिन डाइमर भी बन जाता, हमें तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास रिपेयर एंजाइम है। तो वो रिपेयर एंजाइम कैसे काम करती है? देखो इधर, जो डीएनए रिपेयर एंजाइम है हमारी, वो क्या करेगी, वो सुनो इधर। इसी डीएनए को दोबारा बना देता हूं, इसी डीएनए को दोबारा बना देता हूं। एटी जीसी, एटी एटी, और आखिरी में क्या है? सीजी। ठीक है, तो सुनो, यहां पर दो कोवेलेंट बॉन्ड थे ना। डीएनए रिपेयर एंजाइम क्या करेगी? यहां से डीएनए को कट करेगी, डिफेक्टिव पार्ट को कट करेगी, और डिफेक्टिव पार्ट को कट करके हटा दिया गया। ठीक है, और इसकी जगह अब फिर से सही लगाया गया। सही हो गया, रिपेयर हो गया या नहीं? ये है भाई रिपेयर। मतलब प्रूफ रीडिंग और रिपेयर में अंतर समझे। रेप्लिकेशन के दौरान कुछ गलत लग गया, उसे ढूंढो, प्रूफ रीडिंग है। लेकिन किसी रेडिएशन की वजह से, किसी केमिकल की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाए, उसको ठीक करना क्या कहलाएगा? रिपेयर। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आज की सभा यही समाप्त होती है, लेकिन सुनो सुनो सुनो, कुछ लोगों को नहीं, डायग्राम ना बनाओ चलेगा, क्योंकि इस तरह के डायग्राम कल थोक में बनेंगे। ठीक है, आप लेकिन ये टेबल जरूर बना लो, डीएनए रिपेयर वाली बात। और आज मेरा मकसद था आपको डाउट से भरना, तो आपको कई डाउट से भर चुका हूं मैं। कई सवाल होंगे, पढ़ते समय कॉपी में लिख के रखना कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, और जब कल मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा सारे डाउट क्लियर ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक सेकंड, हाँ, कौन सा बचे? नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड ये अलग बॉन्ड है। हाँ, वो अलग था, वो हाइड्रोफोबिक था, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग वाला। हाँ, कौन? डी, वो प्रोकैरियोट में, हमारे में नहीं, हमारे में दूसरा नाम है। सिक्स है, हाँ बिल्कुल सही है, ये सिक्स एंजाइम। हाँ बच्चे, क्या? तो वो तो जोड़ दिया गया था ना, तो बीच में ही तो काटा था, तो एंडो ही तो बोला था। अभी एंड पर कहाँ काटा? ये बीच में कहाँ है? एंड पर है। ये भी तो एंड पर ही है, उसको काटता तो एंडो होता है, यहाँ तो एंड पर काट रहा हूँ, है ना? ठीक है, चलिए भाई, आज की बात यही। ठीक है, जिसे जो लिखना है लिख लेगा। बाय बाय।